हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें बात करेंगे जातिगत जनगणना के बारे में। बिहार में ये होने का प्रावधान था और अभी करंट का न्यूज़ यही है कि अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना है वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये हालांकि अंतिम फैसला 14 अगस्त को आने वाला है, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये जो कार्य है वो 80 से 90% पूरा हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जातिगत जनगणना क्या है, सरकार इसे क्यों कराना चाहती है, इसके क्या लाभ हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी है, लिमिटेशंस। इसके अलावा हम जनगणना और जातिगत जनगणना में डिफरेंस को भी समझने का प्रयास करेंगे कि जनगणना और जातिगत जनगणना में क्या क्या अंतर हैं और क्या क्या समानताएं हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जातिगत जनगणना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि जनगणना और जातिगत जनगणना में क्या अंतर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जनगणना और जातिगत जनगणना में क्या अंतर है। तो जनगणना मुख्य रूप से केंद्र सरकार करवाती है, ये संघ सूची का विषय है और जब भी करवाती है केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार जनगणना होती है। जब जनगणना होती है तो SC ST के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, विभिन्न समुदायों धर्मों के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, हिंदू जनसंख्या कितनी है, सिख ईसाई पारसी जनसंख्या कितनी है, जैन कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, ये सब। इसके अलावा SC ST की जनसंख्या कितनी है ये भी बताया जाता है। इसके अलावा किसी भी जाति या कैटेगरी का आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया जाता, वो गुप्त रूप से सरकार के पास होता है। लेकिन जातिगत जनगणना जब कराया जाएगा, जब ये जातिगत जनगणना कराया जाएगा तो इसमें OBC कैटेगरी की जनसंख्या कितनी है, सवर्ण कितने हैं, मतलब OBC में कितनी जो जातियां हैं उन जातियों की संख्या क्या है, ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितने हैं या कायस्थ कितने हैं, OBC में जो यादव कुर्मी वगैरह लोग हैं वो कितने हैं, ये सारे आंकड़े सरकार के द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे ऑफिशियली। और इन आंकड़ों का उपयोग जो है सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन वगैरह में हो सकता है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये प्रावधान जो लाया गया था जून 2022 में, और इसमें 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव रखते हुए विधानसभा में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा कि जनगणना करवाने जातिगत गणना, जनगणना न कह के उन्होंने जाति आधारित गणना शब्द का उपयोग किया था। और उन्होंने ये कहा कि इसको करवाने का सिर्फ तात्पर्य एक ही है कि समाज के हाशिए पर बैठे लोग, जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका रहन सहन, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, पोषण संबंधी स्थिति क्या है, इन सब की जानकारी हम चाहते हैं ताकि हमारी जो योजनाएं हैं वो बुनियादी स्तर पे लागू की जा सके। हालांकि उस समय जब ये प्रस्ताव आया था तब बिहार में BJP और JDU के गठबंधन की सरकार थी, इसलिए BJP ने उस समय विरोध नहीं किया था। हालांकि आज ज़रूर विपक्ष में हो जाने के कारण BJP इसका अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रही है, प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है। ये 2 चरणों में कराए जाने का प्रावधान था, जनवरी में हुआ और अप्रैल में हुआ, लेकिन तब तक स्टे लग गया और स्टे लगने के बाद हाई कोर्ट में पहुंच गया ये मामला। याचिका दायर की गई कि संघ सूची का विषय है जनगणना और राज्य सरकार अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए इसको करवा रही है। 80 से 90%, 80% के आसपास कार्य पूरा हो चुका था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने अपने एक बयान में कहा कि यह जनगणना नहीं है बल्कि ये जाति आधारित गणना है, जो राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण का एक विषय है। हाई कोर्ट ने कहा, पटना हाई कोर्ट ने कहा
यह आर्थिक सर्वेक्षण का विषय है। आर्थिक सर्वेक्षण का विषय है। और कोई भी राज्य आर्थिक सर्वे अपने राज्य में, राज्य की सीमाओं में, जो उसकी भौगोलिक राजनीतिक सीमाएं हैं उसके अंदर करवा सकती है। उसको पूरा अधिकार है यह जानने का कि विभिन्न वर्गों और जातियों की स्थिति कैसी है। चलिए, अब जनगणना के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा देख लें। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। हुआ यूँ कि ब्रिटिश काल में जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें हिंदू मुस्लिम सबका पार्टिसिपेशन समान था। सक्रिय रूप से सभी जाति वर्ग के लोगों ने सहयोग किया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम किया था। अंग्रेज़ सरकार इससे डर गई थी, ब्रिटिश सरकार इससे डर गई थी और इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया था और भारत में फूट डालने का काम शुरू किया, मुसलमानों, हिंदुओं के बीच में और विभिन्न जातियों के बीच में, सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी। हालांकि ओबीसी की अवधारणा उस समय नहीं थी, फिर भी अगड़े और पिछड़ों का नारा लगाकर उन्होंने फूट डालने का काम अवश्य स्टार्ट कर दिया था। इसी मद्देनज़र लॉर्ड मयो के कार्यकाल में पहली बार 1872 में ये जनगणना शुरू की गई। और जब ये रिपन आए, जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया, रिपन जिनका कार्यकाल 1880 से 84 है सर, 1880 से 84, इस दौरान इन्होंने 1881 में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट करवा दी और ये प्रत्येक 10 साल पे ये होने लगा और जिसका प्रकाशन भी होता रहा। इसमें मुख्य विशेषता इसकी यह थी कि इसमें धर्म का तो होता ही था कि किस धर्म के कितने लोग थे, प्लस जातिगत आंकड़े भी प्रकाशित किए जाते थे कि किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि ये अपनी प्रशासनिक नीतियों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सके। जातिगत आंकड़े भी प्रकाशित, ये 1931 तक ये आंकड़े प्रकाशित होते रहे। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी वर्तमान में जो एससी, एसटी या ओबीसी जो आरक्षण है वो 1931 की जनसंख्या के आधार पर है। अभी लगभग 90 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 90 साल से अभी ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 92 साल, और अभी भी हम 92 साल पुराने आंकड़े का उपयोग करके उसको आधार मानकर आरक्षण को लागू किए हुए हैं। हालांकि एससी, एसटी जो आरक्षण है ये तो संविधान जब लागू हुआ तभी से लागू हो गया था और प्रत्येक 10 साल पे बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन ओबीसी आरक्षण है वो मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया। मंडल कमीशन 1990 में। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण कुछ इससे अलग है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक स्थिति है, यह जनसंख्या नहीं है। ठीक है, हमें आरक्षण पे बात नहीं करनी है, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें मूल विवाद क्या है। इसमें विवाद की जो सबसे मुख्य वजह है वो केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय को लेकर विपक्ष कहता है। यहाँ जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष का कहना है कि जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्य को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो जनगणना कराए। लेकिन राज्य जो वर्तमान सरकार है बिहार की, मतलब इसके पक्ष में यह कह रही है कि हम जनगणना नहीं करवा रहे हैं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम जनगणना नहीं करवा रहे हैं, हम आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहे हैं। इसको आप जनगणना न कहिए, यह जाति आधारित गणना है।
लोगों की गिनती कर रहे हैं हम कि किस जाति में कितने लोग हैं, हम जनगणना नहीं करवा रहे हैं। एक विवाद का एक अन्य विषय यह भी है कि विपक्ष ये कह रही है कि सरकार चाहती है कि जाति पाति के मुद्दे को बढ़ावा दें और वोट बैंक की राजनीति करें, जबकि सरकार नीतीश कुमार जो है विधानसभा में स्पष्ट कर चुके थे कि जातिगत गणना जो करेंगे उसमें सिर्फ लोगों की गणना नहीं होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति, पहनावा ओढ़ावा, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके पोषण की स्थिति कैसी है, इन सारी चीज़ों का पता चल सकेगा, जिसके माध्यम से हम अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से विरोध जारी है। चलिए इसका लाभ क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनगणना जातिगत गणना होगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये जनगणना जातिगत गणना जो है ये जारी रहेगी। तो अभी 14 अगस्त को ये रिपोर्ट आ जाएगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका रास्ता साफ। इसके लाभ क्या क्या होंगे? देखिए पहला लाभ यह होगा कि अभी जो आरक्षण है वो 1931 के आरक्षण को 1931 की जनसंख्या को आधार बनाकर आरक्षण लागू किया गया है। अभी 92 साल हो गए, लगभग 92 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो इतने पुराने आंकड़े का उपयोग हम आज भी कर रहे हैं। इतने सालों में पता नहीं कितने लोग मरे, कितने लोगों ने जन्म लिया। जनसंख्या की जो ढांचा है, जो जनसांख्यिकी है, वो पता नहीं कितनी परिवर्तित हो गई, लेकिन अभी भी हम 1931 के जनसंख्या के आंकड़ों को ही लेके घूम रहे हैं। तो हमें नए आंकड़े अवश्य चाहिए जो ये बता सके कि कितने लोग हैं, किस कैटेगरी में, किस जाति में। दूसरा ये है कि आप जनगणना करवाते हैं तो SC ST के आंकड़े प्रकाशित करते हैं, तो OBC का क्यों नहीं करते? OBC का भी कीजिए। सवर्ण कितने हैं ये भी बताइए। और कैटेगरी वाइज ही क्यों? आप प्रत्येक जाति, जब आप जाति कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, विभिन्न जाति को देखते हैं, तो फिर उन जातियों की संख्या भी बताइए। ये बात हमें कुछ हद तक ठीक लगती है कि जब SC ST के आंकड़े आप प्रकाशित करते हैं तो विभिन्न कैटेगरी के आंकड़े भी आप प्रकाशित कीजिए। और दूसरी ये भी सही लगी कि 92 साल पुराने आंकड़ों का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं आज के डेट में, तो इसमें रिन्यूएबल होना चाहिए। चलिए इसकी कुछ हानि है, हानि नहीं कहेंगे इसको, एक्चुअली हम सीमा कहेंगे। मतलब इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सीमाएं हैं, हानि नहीं लिखेंगे, सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है इसकी? देखिए पहली तो ये है कि 21वीं सदी में हम लोग जाति पाति की बात कर रहे हैं। 21वीं सदी में हम लोग जाति पाति की बात कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम जाति आधारित गणना करेंगे तो सभी लोगों की जाति होगी, सभी लोगों का कास्ट डिसाइड होगा, तो ऐसे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ेगा, ऊंच नीच का भेदभाव पड़ेगा, सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर ये है कि वह व्यक्ति मान लीजिए जो अपनी जाति न बताना चाहता हो, उसको ये लगे कि नहीं हमें जाति बताना ही नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि जाति हटनी चाहिए, जाति के नाम पे भेदभाव समाप्त करो, जाति को मत मानो। शहरों में बहुत हद तक ये चीज़ें समाप्त हो गई, लेकिन गांव में अभी भी पूरी तरह से व्याप्त है। अभी बिहार जो है गाँवों का देश है, और अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 है उसके अनुसार ये केवल 16.3% ही शहरीकरण है बिहार में।
मतलब अभी भी 80% से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है। तो ये लिमिटेशंस है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट लगा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगा कि मान लीजिए कि आप देखिए, इंटरकास्ट मैरिज को आप प्रमोट कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आप लोग जाति पाति से ऊपर उठ के और शादी करें, इंटरकास्ट शादी करें। उसके लिए आप वित्तीय व्यवस्था भी कर रखी है कि इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो 1 लाख या जो भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मान लीजिए कि लड़का और लड़की मिलके शादी करते हैं जो अदर कास्ट के हैं। जैसे मान लीजिए कि जो मेल है वो किसी और कास्ट का है और फीमेल जो है किसी और कास्ट का है, और दोनों मिलके शादी कर लेते हैं, और इनका जो बच्चा है उसकी जाति क्या होगी, आप बताइए। आपको सुन के हंसी आएगी, लेकिन ऐसे में फिर डिसाइड कर पाना काफ़ी मुश्किल है, और जो बच्चा है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा बताने के लिए कि हम किस जाति के हैं। तो हालांकि हर पहलू के नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं। हर किसी भी कार्य को आप करेंगे तो किसी भी चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक 2 पहलू होते हैं। तो इनका एक सबसे उचित तरीका यही है कि मध्यम मार्ग लेके चला जाए। लेकिन निष्कर्ष पे आते हैं हम कि जातिगत गणना कितना सही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। तो 14 अगस्त के आसपास में ये इसकी जो अंतिम रिपोर्ट है वो आ जाएगी कि जातिगत गणना करवाना है कि नहीं करवाना है। देखिए, अगर जातिगत गणना करवाया जाता है और अगर इसका करवाने का जो हमारा सोच है, जो सरकार की ध्येय है, अगर सकारात्मक है, सरकार यह चाहती है कि हम प्रत्येक जाति वर्ग की स्थिति के बारे में जानकारी चाहते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन आंकड़ों का उपयोग राजनीति में किया गया, वोट बैंक की राजनीति, जैसा कि बिहार में हमेशा से होता आया है, लोग चुनाव के समय में जातिगत आधार पर वर्गीकृत हो जाते हैं और किसी विशेष जाति के लोग उसी अपनी ही जाति के लोगों को वोट करते हैं। हालांकि अभी कुछ माहौल बदला है और विकास की राजनीति देखने को मिली है 10-15 सालों में, जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है। लेकिन फिर भी अभी भी पूरे इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा धर्म और जाति के आधार पर राजनीति बिहार में ही होती है। फिलहाल उम्मीद यही करेंगे कि इन आंकड़ों का सदुपयोग हो और बिहार के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।